हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट संस्कृत के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है संस्कृत वर्ण परिचय। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है संस्कृत वर्ण परिचय, सेकेंड चैप्टर है संज्ञा। तो क्या होता है, इनसे ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही आते हैं, जो कि 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम इनको वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको उड़ा देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे गाइज। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूँ, वो भी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको संस्कृत बोझ ना लगे और आपको संस्कृत बहुत ही अच्छे से समझ में आए। गाइज, मैं आपको बता दूँ कि जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही ईजी हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको संस्कृत अच्छे से समझा सकूँ। और हाँ गाइज, इस वीडियो में मैंने महस्वर सूत्र याद करने की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी ट्रिक बताई है, जिससे आपको सारे महस्वर सूत्र बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे। क्योंकि महस्वर सूत्र जो होते हैं उनको याद करना और सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत ही कठिन होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो भी मैंने आप लोग के लिए काफ़ी ईजी कर दिया है। जब आप इस ट्रिक को देखेंगे तो आप भी कहेंगे मज़ा आ गया सर, बहुत ही इन्जॉय किया हमने संस्कृत को। तो चलिए गाइज, अब स्टार्ट करते हैं संस्कृत का अपना चैप्टर। तो गाइज, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, और संस्कृत क्या है? संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे कि उर्दू एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, वैसे ही संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके बेसिक्स को जानना, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको क्या अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स ABCD। जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते गाइस, ठीक है। वैसे अगर आपको उर्दू सीखनी है तो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि अलिफ, बे, ठीक है, पे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो भी लैंग्वेज सीखनी है उसका आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही संस्कृत में भी अल्फ़ाबेट होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने संस्कृत के सारे वर्ण लिख रखे हैं, और यही वर्ण हिंदी में भी यूज होते हैं और यही संस्कृत में भी यूज होते हैं। अब इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम हिंदी में इनको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। लेकिन यही अगर हम संस्कृत में इनको प्रोनाउंस करेंगे तो संस्कृत में हम इसको क्या बोलते हैं? छोटा आ को हम संस्कृत में छोटा आ नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे ह्रस्व आ। क्या बोलेंगे? ह्रस्व आ। और बड़ा आ को क्या बोलेंगे हम? बड़ा को दीर्घ आ बोलेंगे, ठीक है। छोटी ई को ह्रस्वी, बड़ी ई को दीर्घी, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है गाइस, ठीक है। और ये जो वर्ण होते हैं इनका संस्कृत में अलग से यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो का लिखा हुआ है, ये चा लिखा हुआ है, ये टा लिखा हुआ है, ये ता लिखा हुआ है, इनको क्या हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे का है, का को हम क्या बोलते हैं? कुवर्ग बोल देते हैं, ठीक है। चा है, चा को क्या बोलेंगे? चू वर्ग बोलेंगे। ऐसे ही टाको टू वर्ग, ताको तू वर्ग, ठीक है। ऐसे ही पाको पू वर्ग। और ये जो वर्ण होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अंतःस्थ, अंतःस्थ। और इनको बोलते हैं ऊष्म। यार, मैं नर्वस हो रहा हूँ जिस वजह से मेरी राइटिंग भी बिगड़ रही है। पहला लेक्चर है ये मेरा, क्या करूँ। ये होते हैं संयुक्त। इससे पहले मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन पहली बार जा रहा हूँ, ठीक है। अब वर्ग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप। तो ये का ग्रुप के मेंबर हो गए, का, खा, गा, घा, अंगा। ऐसे ये चा ग्रुप के मेंबर हो गए, ये टा ग्रुप के मेंबर हो गए। ये आपको याद करने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप आगे के चैप्टर आप पढ़ोगे तब उसमें आपको ये बहुत ही ज़रूरत पड़ेंगे, और इन्हें आप याद ज़रूर कर लेना सबको। जब आप संधि पढ़ोगे, संज्ञा पढ़ोगे, तो उसमें ये बहुत यूज़ होंगे। अब जैसे गाइस, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है? उसमें
वोवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही संस्कृत वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और स्वर को इंग्लिश में हम वोवेल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, बाकी हम इसे आगे और डिस्कस करेंगे। अभी हम नोट्स देख लेते हैं अपने कि हमारे नोट्स क्या कह रहे हैं। हमारी जो पहली हेडिंग दी हुई है वो है वर्ण। अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे, या आपका क्लासमेट आपसे कह दे भाई मुझे यार बता दो वर्ण क्या होते हैं, समझा दो एक बार, तो आप उसे कैसे समझाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको कि वर्ण क्या होता है। तो गाइज अभी तक मैंने आपको जितना बताया है, जितना समझाया है, उसके बेसिस पे आप यही कहेंगे कि ए बी सी डी ये वर्ण होते हैं, या आप ये बोलेंगे कि ह्रस्व दीर्घ ये वर्ण होते हैं। तो गाइज ये वर्ण के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं ये वर्ण के। लेकिन यही मैं आपसे परिभाषा पूछता हूँ तो आप क्या बताएंगे। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि वर्ण होते क्या हैं। देखिए जो शब्द, जो अक्षर हम अपने मुंह से बोलते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हम मुख से जिन ध्वनियों को, ध्वनि मतलब साउंड का उच्चारण करते हैं, मतलब प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें वर्ण कहा जाता है। देखिए हम अपने माउथ से जिन साउंड को प्रोनाउंस करते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिन ध्वनियों को अपने मुंह से बोलते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी लिखी हुई है, वो है देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे आपने इंग्लिश सीखी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, उसके अल्फ़ाबेट सीखे ए बी सी डी, फिर आपने क्या किया, सेंटेंस बनाना सीखा। तो आपने जब इंग्लिश सीखी, आपको जब इंग्लिश आई तो कैसे आई, आपने ए बी सी डी से स्टार्ट की ना। जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक मकान है या एक घर है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये इतना छोटा क्यों है, तो गाइज ये आपका है। तो ये मकान या घर ये कैसे बना होगा, सब इसको बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ी होगी, कई ईंट ने मिलकर ये दीवार बनाई होंगी, और जब ये दीवार बन गई होंगी तब ये छत बनाई गई होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि इस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप क्या कहेंगे, ईंट। वैसे ही अगर किसी लैंग्वेज की हम बात करें तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो जैसे ये अल्फ़ाबेट ये सी लिख दिया मैंने, अगर मैं इसमें ए और टी जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, कैट हो जाता है। और कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। वैसे ही अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करते हैं तो देखिए ये मैंने क्या लिखा है, दीर्घा लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसमें माँ जोड़ दूँ तो क्या हो जाता है, आम हो जाता है। और इस आम से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि वह आम खाता है। तो आपने क्या देखा, दो वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, और ये शब्द जो होता है ये क्या वाक्य बनाता है आगे चल के, और कई वाक्य मिलके पैराग्राफ बनाते हैं, और उन पैराग्राफ से मिलके चैप्टर बनता है, और कई सारे चैप्टर मिलके बुक बना देते हैं। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये वर्ण ही ना होता तो ये भाषा बन पाती क्या। इसीलिए किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो वर्ण होती है, ठीक है। क्या होती है, वो वर्ण होती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ण कितने टाइप के होते हैं, वर्ण दो टाइप के होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन ये क्या होता है, जैसे आपने इंग्लिश में देखा था वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही संस्कृत में स्वर और व्यंजन होते हैं गाइस। स्वर किन्हें कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं अपने स्वर की। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं या वो साउंड हैं जिन्हें बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए अगर मैं आ को बोलता हूँ, देखिए आ, तो आपको क्या सुनाई देता है, आपको आ का साउंड ही सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं का को बोलता हूँ, का, जब मैं का बोल रहा हूँ
का, तो का के साथ आपको आ का साउंड भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम स्वर को बोलते हैं तो हमें किसी भी वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन को प्रोनाउंस करते हैं, व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो हमें किसी ना किसी वर्ण की या स्वर की आवश्यकता होती है बोलने के लिए, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ई, ऊ, देखिए ई, जब मैं ई बोल रहा हूँ तो आपको ई ही सुनाई दे रही है। जब मैं ऊ बोल रहा हूँ ऊ, तो आपको ऊ ही सुनाई दे रहा है, ऊ का साउंड ही सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं गा बोलूँ गा, तो गा के साथ आपको आ का साउंड सुनाई दे रहा है। वैसे ही खा के साथ आपको आ का साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसी न किसी वर्ण की ज़रूरत होती है, किसी न किसी स्वर की ज़रूरत होती है। आई होप आप समझ गए होंगे अब। तो स्वर होते कितने हैं? स्वर जो होते हैं हमारे 9 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। आ, ई, ऊ, री, री, ठीक है। इसके बाद ए, ओ, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, आओ, ठीक है। अब इनको शॉर्ट में हम लिखते हैं, अगर इतना ना लिखना चाहें तो हम इनको शॉर्ट में अच भी लिख देते हैं। अब ये क्या है, ये आपको मैं आगे जब बताऊंगा, जब प्रत्याहार पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि स्वर को शॉर्ट फॉर्म में हम अच भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नोट्स में हमारे क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है, और ये आप समझ गए होंगे। और इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया था। जब हम आ, ई, ऊ इन्हें बोलकर देखते हैं तो आपको अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती है। वही मैंने कहा, जब हम आ, ई, ऊ बोल रहे हैं तो हमें आ, ई, ऊ ही सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। वही मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर जो होते हैं 9 होते हैं। स्वरों को अच भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अच कहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आए, आओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने नोट्स। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी था कि जब हम का को बोल रहे हैं तो का के साथ हमें आ का साउंड भी सुनाई दे रहा है। जब मैं गा बोल रहा हूँ गा, तो गा के साथ हमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है। जब मैं खा बोल रहा हूँ खा, तो खा के साथ हमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है। मतलब व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, इन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वही यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। देखिए, का उच्चारण या बोलने पर, का उच्चारण करने पर या बोलने पर हम पाते हैं कि हमें का के साथ आ का उच्चारण भी सुनाई देता है। मतलब का के साथ आ का साउंड भी सुनाई देता है। यही मैंने आपको समझाया भी था। और ये व्यंजन होते कितने हैं? ये 33 होते हैं। स्वर कितने थे हमारे? स्वर 9 थे। वैसे ही व्यंजन कितने हैं हमारे? 33 हैं। कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं, ठीक। मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए व्यंजन कितने होते हैं। का, खा, गा, ठीक है। उसके बाद घा, ठीक है। उसके बाद अंगा, ठीक है। इनको हम ऐसे नीचे एक सिंबल लगाते हैं हलंत, जिससे क्या होता है, ये अर्धमात्रिक है, ठीक है। जब इसमें हम आ जोड़ देंगे, जैसे का है, ठीक है, ये का जो है ये क्या है, देखिए आ रहा है कैमरे में, देखता हूँ, हाँ। जैसे ये का लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे छोड़िए, यहाँ बताता हूँ, देखने पे ऐसे। जैसे ये का लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये का अभी ये पूर्ण का है, लेकिन अगर हमको का लिखना है, इसे व्यंजन में लिखना है, तो का ऐसे लिखा जाता है। ये हलंत लगा देते हैं, ठीक है, ये सिंबल लगा देते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। अभी ये अर्धमात्रिक है, इसमें जब हम आ जोड़ दें, जब हम इसमें आ जोड़ देंगे तब ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, पूरा का हो जाएगा, ठीक है।
अभी ये अर्धमात्रिक है, इसमें आ जोड़ा हमने तो क्या बन गया, ये का बन गया, ये पूरा का बन गया, ठीक है। लेकिन व्यंजन में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है चा, ठीक है। इसके बाद आता है छा, फिर जा, झा, या, के सबके नीचे हलंत भी लगाना है साथ में, ठीक है। फिर आता है टा, ठा, फिर आएगा डा, अब आएगा ढा, फिर ड़ा, ठीक है। फिर ता, था, फिर दा, धा और ना, सब में हलंत लगाना है हमें नीचे, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, सॉरी, ठीक है। इसके बाद या, रा, ला, वा, ठीक। अब आता है इसके लास्ट बचा है हमारा सा, शा, शा, हा। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे कितने व्यंजन होते हैं। व्यंजन हमारे टोटल होते हैं 33, और इनको हम ऐसे ना लिख के हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, हल। अब हल लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हम व्यंजन को इतना ना लिख के हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं हल। और ये क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा जब मैं प्रत्याहार पढ़ाऊंगा। जब आप महसूरी सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने हल लिखा, ये क्यों लिखा है, ठीक है। अभी आप इतना जान लीजिए कि ये व्यंजन होते हैं 33 और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम हल लिखते हैं, ठीक है। अब आगे अपने नोट्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है, जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी उदाहरण मैंने आपको बताया भी था, जैसा वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि का उच्चारण करने पर हम पाते हैं कि का के साथ आ का साउंड भी सुनाई देता है, ठीक है। व्यंजन की संख्या 33 होती है, इन्हें हल भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है। इनकी संख्या 9 होती है, इनको शॉर्ट फॉर्म में अच लिखते हैं। ये कौन कौन से थे, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ, ठीक है। इसके बाद हमने देखा व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, इनको शॉर्ट में हल कहते हैं। अब आगे देखते हैं महसूरी सूत्र, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी दी है जिसे आप पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे मतलब क्या होता है, ट्रिक जो होती है, सॉरी, जब हम ट्रिक से याद करते हैं तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैंने महसूरी सूत्र याद करने के लिए, जितना भी महसूर सूत्र है इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बनाई है, जिससे आप ये सीक्वेंस वाइज सारे महसूर सूत्र याद कर लेंगे। तो महसूर सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वही आपको पता भी चल जाएगा उससे कि हमारे महसूर सूत्र कैसे आए, किसने दिए, ठीक है, और इनका यूज़ क्या है। सबसे पहले हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमको 3 चीज़ें हमेशा मतलब अपने माइंड में बना के चलनी है कि क्या, ठीक है, कब और कैसे। जब ये 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं महसूरी सूत्र होते क्या हैं। देखिए, महसूरी सूत्र क्या हुआ, एक ऋषि थे, एक ऋषि जी थे पाणिनि जी जिनका नाम था, जो बहुत ही जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति थे, मतलब बहुत उत्सुक व्यक्ति थे। ऐसे हम कह सकते हैं कि उनमें जानने की इच्छा बहुत थी। तो क्या हुआ, एक बार उनको मतलब ज्ञान प्राप्त करना था, उनको एक ग्रंथ लिखना था। हमारे पाणिनि जी को एक ग्रंथ लिखना था, उसके लिए देखिए बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पाणिनि जी। तो पाणिनि जी बहुत ही प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र थे। तो एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि एक ग्रंथ की रचना करते हैं। अब उन्होंने सोच तो लिया कि एक ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ या किताब को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नॉलेज, ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम उसमें लिखेंगे क्या। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए पाणिनि जी ने सोचा कि भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। भगवान शंकर की तपस्या करेंगे तो अगर वो प्रसन्न हो गए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या करने को सोचा, और फिर वो तपस्या करने के लिए चले गए।
तो जिस स्थान पे पानी जी तपस्या कर रहे थे वहीं पास में ही कुछ ऋषि मुनि पहले से तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शंकर उन ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न हुए, और जैसे ही वो प्रसन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक डमरू होता है भगवान शंकर के पास, तो उस डमरू को वो बजाने लगते हैं। तो भगवान शंकर ने जो डमरू को बजाया वो 2 पार्ट में बजाया, 2 खंडों में उन्होंने डमरू को बजाया। पहले जब पार्ट में बजाया तो 9 बार बजाया, और सेकेंड पार्ट में बजाया तो उन्होंने 5 बार डमरू बजाया। और उस डमरू बजाने से जो साउंड, जो ध्वनि निकल रही थी, उस ध्वनि को पाणिनि जी ने सुनकर महर्षि सूत्र की रचना कर दी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब पाणिनि जी पहले तपस्या करने गए तो वहीं पे पास में और भी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शंकर उन ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और डमरू बजाने लगते हैं, डमरू वादन करने लगते हैं। तो पाणिनि जी ने उस डमरू वादन के साउंड को सुनकर महर्षि सूत्र की रचना कर दी। तो कितना इंटरेस्टिंग है यार। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको समझेंगे और जब आप इसमें दिलचस्पी लेंगे अपनी, तो आपको संस्कृत बहुत ईजी लगेगी। तो अब देखते हैं कि हमारे नोट्स क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि महर्षि सूत्रों को संस्कृत वर्ण भी कहा जाता, मतलब महर्षि सूत्रों को संस्कृत वर्ण भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये महर्षि सूत्र जो हैं वो संस्कृत की वर्णमाला होते हैं, इसीलिए इनको संस्कृत वर्ण भी कहते हैं। और महर्षि सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? अब ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शंकर जी ने डमरू बजाया और डमरू वादन से जो साउंड निकला उसे पाणिनि जी ने महर्षि सूत्र की रचना की। लेकिन ये ज्ञान भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी से आया था। जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी वह ब्रह्मा जी से हुई थी। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को दिया, और भगवान शंकर ने डमरू वादन के माध्यम से डमरू बजा करके पाणिनि जी को ज्ञान दिया। ठीक है, और यही हमें लिखना भी है। अगर महर्षि सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, और ये डमरू जो बजाया गया था, डमरू वादन किया गया था भगवान शंकर के द्वारा, वो 2 पार्ट में किया गया था, 2 खंडों में किया गया था। पहले खंड में 9 बार डमरू बजाया गया था, और सेकेंड खंड में कितनी बार बजाया गया डमरू? 5 बार। 5 बार डमरू को बजाया गया दूसरे पार्ट में। ठीक है, अब महसूरी परंपरा क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखिए महसूरी परंपरा क्या है? ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को और शंकर जी ने डमरू वादन के माध्यम से पाणिनि जी को दिया। ठीक है, मतलब ब्रह्मा जी ने ज्ञान भगवान शंकर को दिया और शंकर जी ने, हमारे महादेव ने, डमरू वादन के माध्यम से ज्ञान पाणिनि जी को दिया। ठीक है, अब ये जो महर्षि सूत्र होते हैं, महर्षि सूत्र फिर जो ज्ञान पाणिनि जी के पास गया तो पाणिनि जी ने उस ज्ञान से क्या किया? महर्षि सूत्र की रचना की। इतना तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टोटल वर्ण। अब महर्षि सूत्र में टोटल वर्ण कितने होते हैं? टोटल वर्ण होते हैं 42, मतलब 42 वर्ण होते हैं, जिसमें से 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, मतलब 9 वोवेल्स होते हैं और 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है टॉपिक में। ठीक है, तो महर्षि सूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं? महर्षि सूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 14 होती है। ठीक है, अब मैं आपको सारे महर्षि सूत्र लिख के बता देता हूँ, ताकि, और अच्छे से प्रोनाउंस भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और इसके लिए मैंने एक अच्छी सी ट्रिक भी बनाई है, एक आसान ट्रिक बनाई है, जिससे आपको सारे महर्षि सूत्र जो है सीक्वेंस वाइज आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए पहले महर्षि सूत्र में एक एक करके लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इनको पढ़ना कैसे है। ठीक है, चलिए लिखते हैं महर्षि सूत्र। आ रहा है सही से कैमरे में? ठीक है, तो पहला सूत्र हमारा है आ ई, ठीक है, ऊ, फिर णा। दूसरा सूत्र है हमारा री, री, का। तीसरा सूत्र है हमारा ए, ओ, अंगा। ठीक है, अब चौथा सूत्र है हमारा ए, आओ, चा। पांचवा सूत्र है हमारा, पांचवा सूत्र है हा, या, रा, नहीं, हा, या,
हा या वा रा टा। ठीक है, हा या वा रा टा। अब आता है छठवां सूत्र हमारा ला रा। इसके बाद 7 नंबर या मा अंगा णा ना मा। ठीक है, अब आएगा 8वां सूत्र। 8वां सूत्र है हमारा झा। आ रहा है कैमरे में सब? ठीक है, झा भा या। ठीक, उसके बाद 9 नंबर सूत्र। 9 हमारा सूत्र कौन सा है? झा भा या घा। घा ढा, उसके बाद आता है धा, फिर श। घा ढा धा शा। इसके बाद आएगा 10। 10वां सूत्र है हमारा जा बा। जा बा गा डा दा शा। ठीक है, इसके बाद आएगा 11वां। 11वां सूत्र हमारा है खा फा छा ठा था चा टा ता वा। ठीक है, खा फा छा ठा था चा टा ता वा। इसके बाद आता है 12वां सूत्र। 12वां सूत्र हमारा कौन सा है? का पा या। अब आता है 13वां सूत्र है हमारा शा, फिर शा, फिर सा। ठीक है, फिर रा। शा सा सा रा। इसके बाद आता है लास्ट सूत्र हमारा 14th। कौन सा है? हा। आ रहा है? हा और फिर ला। हाँ, अब ठीक है, हा ला। अब मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, इनका उच्चारण कर देता हूँ। आ ई उ णा, री री का, ए ओ अंगा, आए आओ चा, हा या वा रा टा, ला णा, या मा अंगा णा ना मा, झा वा झा भा या, घा ढा धा सा, जा बा गा डा दा सा, खा फा छा ठा थ चा टा ता वा, का पा या, सा शा सा रा, हा ला। ये हमारे 14 महसूरी सूत्र हो गए। ठीक है, और ये 14 महसूरी सूत्र में क्या होता है? जो लास्ट वाला वर्ण होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये सारे आपको याद कैसे करने हैं सीक्वेंस वाइज। ये जितने भी महसूरी सूत्र हैं आपको कैसे याद करने हैं, इसके लिए मैंने बहुत ही आसान ट्रिक बनाई है। चलिए पहले उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी ट्रिक। आइए ऋषि जी ये ऐनक लाए हैं लाल यम की झोली से, घर जब खाना खाने गए सास हैरान। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये ट्रिक समझा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक लड़का घर के बाहर बैठा होता है, हाथ में चश्मा पकड़े हुए। चश्मे को हम हिंदी में ऐनक भी कहते हैं। ठीक है, चश्मे को हम ऐनक भी कहते हैं। तो वो ऐनक पकड़े हुए अपने हाथ में बैठा होता है घर के बाहर। तो सामने से एक ऋषि जी गुजर रहे होते हैं। तो वो लड़का ऋषि जी से कहता है, ऋषि जी आइए ऋषि जी ये ऐनक लाए हैं। तो ऋषि जी कहते हैं, कहाँ से लेके आए हो ऐनक? तो लड़का कहता है, लाल यम की झोली से, मतलब यमराज की झोली से लेके आया हूँ मैं ये ऐनक। तो ऋषि जी कहते हैं, अच्छा कब लेके आए? तो लड़का कहता है, घर जब खाना खाने गए, जब मैं घर खाना खाने जा रहा था तो रास्ते में यमराज मिल गए थे मुझे, तो मैंने उनकी झोली से ये ऐनक निकाल लिया। तो और जब मैं ये ऐनक लेके घर पहुंचा तो सास हैरान हो गई मेरी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है। तो पहले मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्या है? आइए ऋषि जी ये ऐनक लाए हैं लाल यम की झोली से, घर जब खाना खाने गए सास हैरान। अब इससे हम कैसे याद करेंगे अपनी जितना भी महसूर सूत्र है वो कैसे याद करेंगे? देखिए,
ये हमारे महसूर सूत्र हैं और ये है हमारी ट्रिक। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप अच्छे से समझ में आएगा आपके। देखिए सबसे पहले मैं ये जो पहला लेटर है हमारा, जो पहला अक्षर है शब्दों का, इनको गोले में बंद कर देता हूँ एक, ठीक है। इसका हो गया ये इस टाइप से, ताकि आपको हमारी ट्रिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। झोली का, ठीक है, ये ले लिया, फिर घा, फिर जा। आपको बहुत आसान बनाऊंगा मैं ये महसूर सूत्र आपके लिए, ठीक है। देखते रहिए आप बस। अब देखिए हमारा पहला सूत्र क्या है, आ ई उ ड़ा, ठीक है। पहला सूत्र है आ ई उ ड़ा। आइए से क्या होगा, आ ई उ ड़ा, ठीक है। री से, ऋषि जी से क्या, री री का। ए से क्या, ए औ अंगा। ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक वाले से आए औ चा। फिर हा से हा या वा रा टा। फिर ला से ला ड़ा, ठीक है। इसके बाद आता है या से या मा अंगा ड़ा ना मा, ठीक है। इसके बाद आता है झोली, झा से क्या आएगा, झा भा या। फिर घा से घा ढ ध सा, घा ढा धा सा, घर से, ठीक है, हो गया। फिर जा से जा बा गा डा दा सा, जा बा गा डा दा सा, ठीक है। फिर खा से खा फा छा ठ थ चा टा ता वा, ठीक है। उसके बाद का से क्या आता है, का पा या। फिर सा सा रा। फिर हा ला, ठीक है। तो आइए ऋषि जी ये ऐनक लाए हैं लाल यम की झोली से, घर जब खाना खाने गए सास हैरान। आइए ऋषि जी ये ऐनक लाए हैं लाल यम की झोली से, घर जब खाना खाने गए सास हैरान, ठीक है। इससे, इस ट्रिक से आपके पूरा मतलब ये जो महसूर सूत्र हैं इनका सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएंगे, ठीक है। आप इन्हें कम से कम 10-15 बार पढ़ोगे, 10-15 बार पढ़ना, 4-5 बार लिखना, आपको महसूर सूत्र इजीली सब याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये जो वर्ण लिखे हुए हैं हमारे लास्ट वाले जो वर्ण है, इन पे क्या है, एक सिंबल लगा हुआ है सब पे, ठीक है, देख रहे हैं आप। जैसे ये एक नॉर्मल वर्ण लिखा होता है, ठीक है, और ये जो है ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये होता है हलंत, ठीक है, ये होता है हलंत। जब ये किसी भी वर्ण के नीचे लग जाता है, किसी भी वर्ण में ये हलंत जब लग जाता है तो क्या होता है, ये इसको पहले, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ण, ठीक है। और इसमें जब हलंत लग गया यहाँ पे ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इत संज्ञक वर्ण। समझ गए आप, ये वर्ण था, हलंत लग गया इसमें, तो क्या हो गया, इत संज्ञक वर्ण। तो जितने भी ये लास्ट वाले वर्ण आप देख रहे हैं इनमें सब में हलंत लगा हुआ है, इसीलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, इत संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। अब इनका यूज़ क्या है, इनको क्यों हम ऐसे लिखते हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि अगर आपको चीज़ों के पीछे का रीज़न नहीं पता होगा तो आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। ये इस संज्ञक वर्ण का काम क्या है, इनको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही क्यों लिखते हैं, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। देखिए एक हमारा सूत्र होता है हलंत्यम, हलंत्यम आ रहा है, ठीक है, हलंत्यम, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र होता है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से क्या होता है कि ये जो वर्ण है, जब ये हलंत्यम सूत्र यूज करेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा, और जब हलंत लग जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इस संज्ञक वर्ण कहेंगे, ठीक है। तो हलंत्यम सूत्र का क्या काम है, हलंत्यम सूत्र का काम यह है कि वर्ण को इस संज्ञक वर्ण में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वर्ण को इस संज्ञक वर्ण में बदल देता है। कौन बदलता है, हलंत्यम सूत्र बदलता है। तो हलंत्यम सूत्र के यूज से हम किसी भी वर्ण को इस संज्ञक वर्ण में बदल सकते हैं। आप इतना समझ गए होंगे, आई होप। अब आप इतना समझ गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ इनका यूज क्या है, संज्ञक वर्ण क्यों बदल रहे हैं हम, क्या काम है इनका, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक चीज़ और आती है हमारे में, क्या आता है, प्रत्याहार। अब ये क्या वाला है, प्रत्याहार। देखिए प्रत्याहार का मतलब होता है चीज़ों को शॉर्ट में लिखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है, शॉर्ट में लिखना ही
प्रत्याहार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं इस पर समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, a² + b² + 2ab का शॉर्ट फॉर्म क्या है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार। इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि चलो BAMS, जैसे यहाँ पे BMS लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में आप लोग बताना। ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो BMS होता है। क्या होता है, BMS होता है। तो इसका मतलब BMS ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो यही इसका प्रत्याहार है। आप समझ रहे हैं आप कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का शॉर्ट फॉर्म होता है BMS, और BMS जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। मतलब चीज़ों को शॉर्ट में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, चीज़ों को शॉर्ट में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप ये बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा है BK लिखा है हमने। ठीक है, BK किसी का नाम है, जैसे BK का मतलब हो गया विकास। ठीक है, विकास कुमार, तो विकास कुमार ना लिख के हम BK लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, विकास कुमार का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, BK होता है। और BK क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे। ठीक है, मतलब चीज़ों को शॉर्ट में लिखना प्रत्याहार कहलाता है, चीज़ों को शॉर्ट में लिखना प्रत्याहार कहलाता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे स्वर कितने थे, आपने देखा था यहाँ पे स्वर कितने हैं हमारे, आ ई उ री री ए ओ आए ओ। ठीक है, 9 स्वर हैं हमारे। ठीक है, ये 9 स्वर हैं। अब इनको हम शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इनको हम इतना ना लिख के अगर हम इसको ऐसे लिख दें अ और चा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अच का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अच का मतलब देखिए, अब मैंने यहाँ से ये जितने भी 9 स्वर हमारे दिए हुए हैं इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है अच। अब अच लिखा है, ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, आ ई उ रा। ठीक है, रील री का, ए ओ अंगा, आए ओ चा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 4 सूत्रों में हमारे सारे स्वर आ जाते हैं। यहाँ इन चार सूत्रों में हमारे कितने सारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है, और इन स्वर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे जब पीछे में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जब आगे बताऊंगा आपको, तो इनको मैंने अच लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आपसे आएगा एग्जाम में ऐसे कि अच में कौन से वर्ण आते हैं, अच में कौन से वर्ण आते हैं, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको महसूस सूत्र याद होंगे तो आप कर लेंगे। इस देखिए, इसको ऐसे करेंगे, आ, सबसे पहले तो आ आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर आएगा ऊ। ठीक है, फिर री, देखते रहिए आप, फिर री। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ए आओ। ठीक है, आए आओ। ठीक है, इसके बाद क्या है, चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ये लिखा है और ये ड़ा का अंगा ये छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिया, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस संज्ञक वर्ण का काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे ता आधा होता है। ठीक है, ऐसे लिखा होता है इस संज्ञक वर्ण, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा जल्दी में, बस आप अब पता चल गया तो मैंने सही करेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था इस संज्ञक वर्ण का काम क्या होता है। इस संज्ञक वर्ण का ये काम है, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, मतलब चीज़ों को शॉर्ट में लिख रहे होते हैं, तो ये जितने भी इस संज्ञक वर्ण हैं ये गायब हो जाते हैं। समझ रहे हैं, इनका लोप हो जाता है। यही इनका मेन रोल होता है प्रत्याहार बनाने में। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इस संज्ञक वर्ण लोप हो जाएंगे। आप इतना समझिए कि एक नॉर्मल वर्ण है, ठीक है, उसमें अगर हमने हलंत्यम सूत्र से हलंत लगा दिया, इस वर्ण में हमने हलंत लगा दिया तो ये संज्ञक वर्ण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, इस संज्ञक वर्ण बन गया। अब इस संज्ञक वर्ण को जब हम कहाँ यूज करेंगे, इस संज्ञक वर्ण को हम यूज करेंगे प्रत्याहार बनाने में, और जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इनको सबको क्या करेंगे, गायब कर देंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। आप इतना याद रखना कि जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो जितने भी संज्ञक वर्ण बीच में आते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन और आते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ देगा आपसे कि अक पूछ देगा कि अक में कितने वर्ण आते हैं।
अब आप क्या लिखेंगे, अक में कितने आते हैं? अगर आपको महसूस सूत्र याद होंगे तो आप लिख देंगे। तो कितने आते हैं? पहले तो हमारा आ आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर ऊ आएगा, फिर री आएगा, फिर री आएगा, उसके बाद का आता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही आपको ये सारे जितने भी प्रत्याहार होते हैं ऐसे ही आपको करने होते हैं सॉल्व, और इनके अच्छे खासे नंबर भी मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं और भी एग्जाम्पल करवा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे हम उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमारी बनेगी। तो जैसे कि आपको दे दिया अट दे दिया। अब अट में कितने वर्ण आते हैं, कैसे करना ये बताइए आप लोग। अगर आपने किए होंगे तो आप बता देंगे। अट करना है हमें, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आ ई ऊ, ठीक है। फिर जैसे देखिए आप, पहले मैं पूरा ही लिखता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो। आ ई ऊड़ा, फिर आता है री री का, ठीक है। फिर क्या आता है ए ओ, फिर आता है अंगा। मैं सब ये इस संज्ञक वर्ण भी साथ में ही लिख रहा हूँ, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। ए ओ अंगा, उसके बाद क्या आता है ए हो गया, फिर ए आओ, उसके बाद में आएगा चा, ये भी संज्ञक वर्ण है। उसके बाद आता है हा। जब तक हमको अपना लास्ट वाला वर्ण नहीं मिलेगा तब तक हम लिखते रहेंगे, ये ध्यान रखना। हा, या, वा, रा और टा। आप देख रहे हैं इतने वर्ण हमने लिखे। हमको अपना लास्ट वर्ण मिल गया, स्टार्टिंग का मिल गया, लास्ट का मिल गया। हमको अपना स्टार्टिंग का और लास्ट का वर्ण मिल गया, इतने वर्ण हमने लिखे। तब अब हम क्या करेंगे, ये वर्ण जो इस संज्ञक वर्ण है इनको सबको गायब कर देंगे, इनको नहीं लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही लिखना है। अगर अट आता है आपसे, अट में कौन से वर्ण आते हैं आपसे पूछता है, तो आप कहाँ यहाँ से शुरुआत करेंगे। आ ई ऊ री री ए ओ आए आओ हा या वा रा टा, यहाँ तक आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। समझ रहे हैं आप? और बीच में ये जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था तो ये गायब हो जाएंगे, ये नहीं लिखे जाएंगे। ऐसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपसे उसमें आ जाता है कि एक मैं अच्छा सा कुछ बनाता हूँ इसमें, जैसे कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार। जैसे आपसे पूछा जाए इसमें, जैसे आपसे पूछता है कि इक दे देता है, इक को आप कैसे करेंगे, आप बताइए इक को कैसे करेंगे। अब तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग का वर्ड उठाएंगे। स्टार्टिंग का ई है हमारा, ई के बाद क्या आता है, यहाँ देखिए ऊ आता है। ऊ के बाद क्या आता है, इस संज्ञक वर्ण आया, इसका लोप हो गया, या नहीं लिखेंगे। सीधे आते हैं री पे, री लिखा हमने। री के बाद क्या आता है, री आता है। उसके बाद का, ठीक है, हमें का मिल गया, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 नंबर हमको मिल गया। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान रखना। और भी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। जैसे हल है, हल आपको याद करिए, मैंने कहीं पढ़ाया भी है हल। जब हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे थे, जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको क्या कहा था कि व्यंजन की संख्या 33 होती है और इन्हें शॉर्ट में हल कहते हैं। तो हल क्या है, हल एक प्रत्याहार है। अब यही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हल अगर आपसे पूछ देते, अगर उसमें क्वेश्चन आता है कि हल में कितने वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे। आपको यहाँ से देखिए हा या वा रा टा ला ड़ा। अब ये वाला ला नहीं लिखेंगे हम, ये ध्यान रखना, ये ला नहीं लिखेंगे क्योंकि इस संज्ञक वर्ण लास्ट में। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हा और ला लिखा है, ये इस संज्ञक वर्ण दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जब तक इस संज्ञक ला नहीं मिल जाता है हमको, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले हम लिखेंगे हा, फिर लिखेंगे या, फिर वाह, फिर रा। इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका लोप हो जाएगा। हा या वा रा, फिर ला, फिर या मा अंगा ड़ा ना, फिर झा भा, फिर घा ढा धा, फिर जा बा गा डा दा, खा पा छा ठा था चा टा ता वा नहीं लिखेंगे, ता तक यहाँ ये, ठीक है। ता के बाद क्या, का पा, फिर सा, फिर हा, फिर उसके बाद ला लिखेंगे। समझ रहे हैं आप? इतने वर्ण आते हैं। अब आप ये पूछेंगे अगर ऐसे हा ला आ गया तो देखिए, जब आपसे हल पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आप ये दिमाग में बात अपने डाल लीजिए, जब आता है तो यहाँ से यहाँ तक ये इतने लिखने होंगे आपको वर्ण। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही अगर आपसे पूछ देता है, कल पूछ देता है, आप बताइए कल में कितने वर्ण आते हैं।
अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कल में कौन से वर्ण आएंगे, अगर आपसे पूछ देता है तो आप सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास इसंज्ञक वर्ण है। इसंज्ञक वर्ण में सबसे पहले हमारा का कहाँ पे आता है? का जो आता है 12वें नंबर पे आता है, का पा कप। आप ऐसे याद रखिए कि 12 जो होते हैं कप, जो होते हैं कप 2 जोड़े में आएंगे 6 के, तो कितने हो जाएंगे? 1 दर्जन कप लेंगे हम तो कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। 1 दर्जन अगर हम कप खरीद रहे हैं तो कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। ठीक है, तो जो का से जो का वाला जो हमारा सूत्र है वो कितने नंबर पे आता है? 12 पे आता है। ऐसे याद रखिए आप, कप। ठीक है, तो का से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्या क्वेश्चन था? हमारा क्वेश्चन था कि कल में कितने वर्ण आते हैं। अब आप बताइए कल में कितने आते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए और बताइए कल में कितने वर्ण आते हैं। का आएगा, पा आएगा, ठीक है, उसके बाद सा आएगा, फिर सा, फिर सा, उसके बाद हा, फिर ला। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को लिखना भी है। यहाँ पे का लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? का के बाद क्या था? पा, कप। याद रखना, कप, का पा या सा। ठीक है, तो उसके बाद का पा, फिर या तो लिखेंगे नहीं, क्यों? या तो इसंज्ञक वर्ण है तो या नहीं लिखेंगे। का लिखेंगे, पा लिखेंगे, फिर सा लिखेंगे, उसके बाद फिर सा आता है, फिर सा आता है, सा के बाद रा आता है, रा इसंज्ञक वर्ण है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। तो का पा या सा रा हा। ठीक है, हा लिखेंगे, फिर ला। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए, एक बार मैच भी कर लीजिए ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट हो वो भी मतलब सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे कब लिखना था हमको? कल। ठीक है, कल का हमें आंसर देना था कि कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें क्या दिया? का पा। ठीक है, या संज्ञक वर्ण है तो नहीं लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, का लिखा, पा लिखा, उसके बाद सा रा आता है, रा संज्ञक है, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आया? हा ला। ठीक, हो गया हमारा काम। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपको मैं और भी करा देता हूँ ताकि और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है झस प्रत्याहार। ठीक है, तो झस वाला कैसे करेंगे? जैसे ये आ जाता है झस, अगर ये आ जाए तो आप कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, ये अगर आ जाता है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ हमारे क्या लिखा हुआ है ये बताइए। झा कहाँ है? झा ये है, झा। ठीक है, फिर क्या है? भा, फिर आ नहीं लिखा जाएगा, झस लिखना है ना हमें, यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इतना आपको याद करना पड़ेगा ना, जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप याद करना, आसानी से याद हो जाएगा। झा भा, ठीक है, फिर आएगा घा, फिर ढा, फिर धा, फिर उसके बाद सा। ठीक है, ये आता है। और ये वाला भी पूछा, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, झस, ये वाला सा। ठीक है, अगर ये झस प्रत्याहार पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा जाएगा झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण, ठीक है, झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप कैसे करेंगे? तो आपको सिंपल है, आप सबसे पहले आप महसूस सूत्र देखना कहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलिए अब मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ कि कैसे। झा झोली से लाए हैं, ठीक, कहाँ से लाए? झोली से लाए, तो झोली से लाए तो इसमें क्या होगा? यम की झोली से लाए, यम की झोली से लाए, तो मतलब झा से हमें स्टार्ट करना है। झा से स्टार्ट करना है तो झा में क्या आता है? झा भा, यहाँ आता है। ठीक है, तो झा भा लिख लेंगे। यहाँ प्रत्याहार मतलब संज्ञक वर्ण है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो झा भा लिख लिया हमने। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद घा आएगा, घा, फिर क्या आएगा? ढा आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? दा, मतलब फिर आएगा धा। ठीक है, घा ढा धा, समझ रहे हैं आप? धा। उसके बाद सा आता है, सा तो संज्ञक वर्ण है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा संज्ञक वर्ण ये वाला। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, जा से, और इस वाले सा पे रुकेगी, तो बीच में ये संज्ञक वर्ण ये जो आ रहे हैं इनको हम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो हमने झा भा घा ढा धा, फिर सा नहीं लिखा जाएगा, फिर जा लिखा जाएगा, फिर बा आएगा, फिर गा आएगा। ठीक है, गा के बाद क्या लिखा जाएगा? देखते रहिए, डा आया, डा के बाद दा आया, फिर सा आया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। और जितने भी ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, जितने भी ये नोट्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे और इन्हीं से सब क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार नोट्स मेरे पढ़ना, आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे और बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं महसूस सूत्र से वो सब क्वेश्चन मैं कवर करूँगा अभी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो देख लेना उसको, ये नहीं कि छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं
और करा दूं बताइए? अगर आपका मन हो तो भाई कर लीजिए, नहीं तो फिर बताइए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी होते हैं हमारे 5वें सूत्र 5 से लेके 14 तक, इनको क्या बोलते हैं हम? हल बोलते हैं, ठीक है, इनको हल बोलते हैं। यहाँ 1 से लेके 4 तक जितने आते हैं उनको क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं, ये याद रखना। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 से लेके 4 तक आते हैं हमारे स्वर, तो स्वर को हम शॉर्ट में अच कहते हैं और इनकी संख्या 9 होती है। और यहाँ पे 5 से लेके 14 तक आते हैं हमारे हल, मतलब 14 तक आते हैं क्या? हल बोले तो व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी होती है 33, इनको शॉर्ट में कहते हैं हल। समझ रहे हैं आप? इतना समझ गए? अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि महर्षि सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? महर्षि सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना होगा महर्षि सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी है टोटल संख्या? कितनी होती है? 14 होती है। देखिए, ठीक है, महर्षि सूत्र में सूत्रों की संख्या 14 होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि सूत्र में स्वर को कितने सूत्रों में लिया गया है? महर्षि सूत्र में स्वर को कितने सूत्रों में लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? आप देखिए, आ ई उ री री ए ओ आए ओ, ठीक है, यहाँ तक है 9, ठीक है, 9 स्वर होते हैं हमारे। तो कितने महर्षि सूत्र में सूत्रों को, मतलब स्वरों को कितने सूत्र में लिया गया? तो हम कहेंगे महर्षि सूत्र में स्वरों को 4 सूत्रों में लिया गया है। 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपसे कि महर्षि सूत्र में सबसे बड़ा सूत्र कौन सा होता है? देखिए, देख के बताइए इसमें से सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? महर्षि सूत्र में सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है? तो 11 नंबर का जो हमारा सूत्र है वो सबसे बड़ा है। देखिए, खा फा छा ठा था चा टा ता वाह, ये सबसे बड़ा सूत्र है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा जाएगा कि महर्षि सूत्र में कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? आप बताइए, आपने इतनी बार मैंने आपको पढ़ाया, अब आप समझ गए होंगे कौन सा वर्ण आता है। बताइए, देखिए कौन सा आ रहा है? ये हा वर्ण यहाँ भी आया है, हा वर्ण यहाँ भी आया है। तो हम कह सकते हैं कि महर्षि सूत्र में हा वर्ण जो होता है वो 2 बार आया है। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ पे, वो कौन सा है? यहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा इत संज्ञक वर्ण, कौन सा इत संज्ञक वर्ण, कौन सा संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? मतलब महर्षि सूत्र में कौन सा संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है? देखिए कौन सा रिपीट हुआ है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कोई? ड़ा का अंगा चा टा अणा मा या सा वा या रा ला, कौन सा आया है? आप बताइए। ड़ा आया है। देखिए यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो हम क्या कहेंगे? कौन सा संज्ञक वर्ण 2 बार आया है महर्षि सूत्र में? ड़ा, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और मेरे नोट्स लोगे तो उसमें तो पहले से ही सब मतलब मिल ही जाएंगे आपको, जितने भी मैं सब कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने नोट्स एक बार देख लेते हैं यार फिर से, क्योंकि काफ़ी मैंने समझा दिया आपको, अब एक बार नोट्स भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि जितना मैंने पढ़ाया है वो आपके समझ में भी आया है कि नहीं। चलो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है महर्षि सूत्रों की संख्या 14 होती है। मैंने आपको बताया है कि 14 होती है, ठीक है। कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ये जितने भी ये महर्षि सूत्र हैं इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अब मैं आपको इनको प्रोनाउंस करके बता चुका हूँ, तो आप कहें तो बस फिर से बता दूँ, ट्रिक से बता दूँ, बताइए। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी यार। अब आप देख रहे होंगे जितने भी ये सर्कल के अंदर वर्ण है, ये सब वर्ण है, ये क्या है? ये सब इसंज्ञक वर्ण होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं इनको क्या कहते हैं? इसंज्ञक वर्ण कहते हैं। जिनके लास्ट में जो ये जो इसंज्ञक वर्ण, जितने भी वर्ण हैं जिनमें हलंत लगा होगा, जितने भी वर्ण हैं जिनमें हलंत लगा होता है उनको इसंज्ञक वर्ण कहते हैं। महर्षि सूत्र में सूत्रों की संख्या 14 होती है। जो इसंज्ञक वर्ण होता है उसमें हलंत लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद महर्षि सूत्र में स्वर जो होते हैं वो 9 होते हैं। इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट्स में हमारा लिखा हुआ है कि हल। महर्षि सूत्र में जो व्यंजन होते हैं उनको शॉर्ट में हल लिखते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या 33 होती है, ये भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक पॉइंट देखिए और भी लिखा हुआ है कि महर्षि सूत्र को शिव सूत्र कहते हैं। क्यों शिव सूत्र कहते हैं? क्योंकि ये भगवान शंकर से मिला था, इसीलिए इनको शिव सूत्र कहते हैं। शंकर जी का दूसरा नाम शिव भी है, ठीक है। और महर्षि सूत्र को क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हम प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं। महर्षि सूत्र से ही तो हम प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं ना, तो महर्षि सूत्र को हम प्रत्याहार भी
कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रत्याहार सूत्र भी कहेंगे, ठीक है। और महर्षि सूत्र को पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आप बताइए। महर्षि सूत्र को पाणिनि सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इनकी रचना हुई है, ये जो दिए गए हैं, किसने दिए हमको, भगवान शंकर के द्वारा। ये पाणिनि जी ने इनको रचा है ना, तो पाणिनि सूत्र भी कहेंगे, क्योंकि पाणिनि जी ने ये सूत्र दिए हैं तो इनको पाणिनि सूत्र भी कहेंगे। इनको शिव सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। और एक बात, संस्कृत वर्णमाला भी महर्षि सूत्र को कहते हैं। महर्षि सूत्र को हम संस्कृत वर्णमाला, मतलब महर्षि सूत्र को हम संस्कृत वर्णमाला क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी ये वर्ण हैं, ये जितने भी वर्ण यूज होते हैं, ये संस्कृत में यूज होते हैं, और इसीलिए हम इसको संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे जो हमने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, महर्षि सूत्रों में अंतिम हलंत वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है, ठीक है। वह मैंने क्या आपको बताया था कि हलंत्यम सूत्र होता है, उससे हलंत लग जाता है तो वो इस संज्ञक वर्ण बन जाता है, यही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हलंत्यम के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि यह इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, ठीक है। हलंत्यम क्या होता है, इसका मतलब क्या, इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि हलंत्यम सूत्र जो है ये किसी भी वर्ण को इस संज्ञक वर्ण में कन्वर्ट कर देता है जब हलंत लग जाता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस सूत्र का कार्य है हल वर्णों की इस संज्ञा करना। हल वर्ण मतलब व्यंजन, व्यंजन समझ रहे हैं आप, व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए थे, ये जो यहाँ से और यहाँ तक हल वर्ण होते हैं, इनके क्या होगा, इस संज्ञा करना। जैसे ये देखो मैंने आपको बताया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कितने इन, तो ये क्या है, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं क्या है, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सब इस संज्ञक वर्ण है ना, ये लास्ट वाले, ये ठीक है, ये सब क्या है, ये संज्ञक वर्ण है, ये भी है, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा क्या लिखा है हमारा, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है अंतिम में स्थित हल वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है। सिंपल सी बात, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो अंतिम वर्ण होता है, ये जो हल वर्णों में ये अंतिम वर्ण होता है, इनकी संज्ञक मतलब हलंत्यम सूत्र जो होता है, ये हलंत्यम सूत्र, जैसे ये माँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लास्ट में माँ लिखा है। अब माँ को हलंत्यम सूत्र जब हम यूज करेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा, और हलंत लग जाएगा तो ये हलंत्यम से इस संज्ञक वर्ण बन जाता है। और यही यहाँ पे लिखा है कि अंतिम स्थित जो लास्ट में जो हल वर्णों में जो लास्ट में वर्ण लिखा होता है, उसके हलंत्यम सूत्र से हम इस संज्ञा कर देते हैं, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया भी है। अब इस संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस संज्ञक वर्ण, अब यहाँ पे जैसे कोई को पूछ देता है, आपसे कोई भी पूछे, अगर आपके क्लास में भी कोई पूछे कि इस संज्ञक वर्णों का काम क्या होता है बताओ, तो आप क्या बताओगे, कह देना कि इस संज्ञक वर्णों का काम होता है प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार को बनाने में इस संज्ञक वर्ण जो होते हैं यूज होते हैं। यही यहाँ पे लिखा भी है, इस संज्ञक वर्णों का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब कार्य क्या होता है, कार्य होता है प्रत्याहार की सिद्धि करना, मतलब प्रत्याहार को बनाना। इस संज्ञक वर्णों का काम जो होता है या प्रयोजन जो होता है वो होता है प्रत्याहार की सिद्धि करना, प्रत्याहार को बनाना, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखिए टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं, लेकिन कई कई किताबों में दिया गया है कि 15 होते हैं। 15 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हालांकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 14 ही प्रेफर करना है। अगर 14 नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तब आपको 15 टिक करना है, और अगर दोनों दिए हैं तब भी आपको 14 ही लगाना है, ठीक है, 14 ही लगाना है, आपको ये ध्यान रखना आप। तो मैं आपको बताता हूँ कि 15 कैसे होते हैं। जैसे हमारा ये 6 नंबर का सूत्र है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऋस्व आ यहाँ पे होता है, ये ऋस्व आ होता है, ठीक है। तो हम जब ये रा पे जो प्रत्याहार बनाएंगे ये वाला, तो इसमें इसका यूज होता है। तो इसीलिए अगर हम इसको काउंट कर लें, अगर हम इसको 6 सूत्र में जो हमारा 6वां सूत्र है, इसमें जो आ दिया गया है ये, इसको अगर हम काउंट कर लें तो 15 होंगे, नहीं तो 14 ही रहेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में आता है तो आप 14 ही लिखना, और 14 ना दिया हो तब आप 15 लिखना, नहीं तो 14 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हम 15 मानेंगे, अगर हम 15 मानते हैं तो देखिए आगे इसके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या, 14 यहाँ पे 15 वाला 6 सूत्र जैसे मैंने यहाँ पे दिया था, ला अड़ा के मध्य में आ जाता है, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर हम 15 मानेंगे तो क्या होगा, तो 43 वर्ण हो जाते हैं, समझ रहे, 42 थे तो 43 हो जाएंगे, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए महर्षि सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, ये मैंने आपसे बताया हुआ था कि मेरे नोट्स में सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो हा वर्ण जो है 2 बार आया है। महर्षि सूत्र में कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तो
रावण 2 बार आया, ठीक है। अब तस्य लोपस्य, ये क्या है? तस्य लोपस्य क्या है? मैंने आपको क्या बताया था कि इस संज्ञक वर्ण जो गायब होते हैं वो गायब क्यों हो जाते हैं, कोई पूछे तो आप ये बताना कि उसमें तस्य लोपस्य एक सूत्र आता है जिस वजह से ये गायब हो जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे हलंत्यम सूत्र लग जाता है तो वो संज्ञक वर्ण बन जाता है, लेकिन जब जो ये तस्य लोपस्य सूत्र लग जाता है इससे वो गायब भी हो जाता है। और यही यहाँ पे लिखा भी है कि तस्य लोपस्य, इसका यूज क्या होता है? इस संज्ञक वर्णों का इस सूत्र से लोप हो जाता है। आप इतना याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए तस्य लोपस्य के बारे में तो आप इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में कि जो इस संज्ञक वर्ण होते हैं उनका इस सूत्र से लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मतलब तस्य लोपस्य से इस संज्ञक वर्ण गायब हो जाते हैं, बस आपको इतना लिखना है। और हलंत्यम सूत्र के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि हलंत्यम सूत्र से किसी भी वर्ण को हम इस संज्ञक वर्ण में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे यार, काफ़ी मैं डिटेल में घुस रहा हूँ, क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि लेंदी वीडियो है, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट में बता देना यार, क्योंकि पहली वीडियो में बना रहा हूँ तो काफ़ी मैं हेजिटेट भी हो रहा हूँ, काफ़ी बार मैं मतलब शब्द बोलता हूँ फिर रुक जाता हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। तो आप बता ज़रूर देना मुझे, पहली वीडियो है तो थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगा यार। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं, जब इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है तो इनका क्या कार्य है? सही बात है। अब कोई आपसे पूछ दे कि संज्ञक वर्ण ये हम बना रहे हैं, ठीक है, ये सब इतना हमने ये सब किया है और जब इनको हमें गायब ही करना है तो इनका यूज ही क्या है, फिर हम क्यों इनको बेफालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? तो आप उससे ये कहना कि संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि होता है। हाँ, जो संज्ञक वर्ण जो होते हैं माना गायब हो जाते हैं, उससे कहना कि माना गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो प्रत्याहार भी नहीं बनेंगे, उससे ये कह देना। जो भी आपका दोस्त, जो भी फ्रेंड या क्लासमेट पूछे, ठीक है, तो ये ज़रूर आप सबके मन में क्वेश्चन भी आता है कि जब संज्ञक वर्ण का लोप ही हो जाता है, वो जब गायब ही हो जाते हैं तो उनको बनाने में क्यों टाइम बर्बाद करना, ठीक है। तो उससे कहना कि प्रत्याहार बनाओगे तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, बिना उनके प्रत्याहार नहीं बना पाओगे, ये उनसे कह देना, ठीक है। अब अपना हाँ हो गया, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग से अभी तक हमने क्या पढ़ा है हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज मार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने डमरू वादन के माध्यम से पाणी जी को दिया, ये मैंने आपको बताया। कैसे दिया? डमरू वादन के माध्यम से दिया। डमरू कैसे बजाया? 2 पार्ट में बजाया। ये भी क्वेश्चन आएगा कितने खंडों में डमरू बजाया गया था, ठीक है। तो आप बताना कि 2 खंड में डमरू बजा था, और पहले खंड में 9 बार बजा था, सेकेंड खंड में कितनी 5 बार बजा था। और उस खंड जो डमरू बज रहे थे उस डमरू की ध्वनि को सुनकर, साउंड को सुनकर पाणिनि जी ने क्या किया? महेश्वर सूत्र की रचना की है। ये इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये आपको याद भी रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और इसमें महेश्वरी परंपरा क्या होती है, अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, महेश्वरी परंपरा क्या है? तो इसमें आप यही लिखना कि ब्रह्मा जी ने शंकर जी को और शंकर जी ने डमरू वादन के माध्यम से पाणिनि जी को दिया, ठीक है। जो ज्ञान था ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने डमरू वादन के माध्यम से हमारे पाणिनि जी को दिया, और पाणिनि जी ने फिर महेश्वरी सूत्र की रचना की। इसमें वर्ण कितने होते हैं? इसमें 42 वर्ण होते हैं। तो टोटल वर्ण हमारे 42 होते हैं, जिसमें 9 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आते हैं अपने इधर कि हमारे महेश्वरी सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। आ ई ऊ ड़ा री री का ए ओ अंगा आय ओ चा हा या वा राटा लाड़ा या मंगाड़ा नाम झा भा या घा ढा दासा जा बा गा डा दासा खा पा छाटा था चाटा तावा का पा या सा रा हाला। ये हमारे 14 सूत्र होते हैं महेश्वरी सूत्र, ठीक है। इतना हमने देख लिया था। उसके बाद ये जो लास्ट वर्ण होता है जिसमें हलंत लगा होता है इसको संज्ञक वर्ण करते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 4 तक जितने भी ये सूत्र होते हैं इसमें क्या आते हैं? स्वर आते हैं, इनको शॉर्ट में अच कहते हैं, ये मैंने बता दिया। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हल कहते हैं। इनका मतलब ये हम कहते हैं कि व्यंजन जो होते हैं हल होते हैं। हल क्या? प्रत्याहार है, ठीक है, तो शॉर्ट में हल कहते हैं। और ये 33 होते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको ये सब इधर क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि ये आपको नोट्स मिलेंगे कहाँ, ठीक है। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है यार, लेकिन अब पहली वीडियो थी तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग भी थोड़ा साथ देना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा, 1-2 वीडियो में इम्प्रूव हो जाएगा। ये वीडियो मैंने बहुत टेक लेके बनाई है, सही बता रहा हूँ।
बड़ी मुश्किल। एक तो मोबाइल का मेमोरी भी मेरे भर जाता है बहुत जल्दी, तो उसको डिलीट करना पड़ता है। इतनी बार डिलीट किया और चार्ज किया कई बार फ़ोन, तब जाके वीडियो बनी है ये। ठीक है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था वर्ण वर्ण 2 टाइप के होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। स्वर व्यंजन ये भी आपको सब पढ़ा दिया था मैंने। ये जितने भी नोट्स हैं मेरे, ठीक है, ये जितने भी नोट्स आप देख रहे हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। आप बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना भी ये मैंने आपको पढ़ाया है यही एग्ज़ाम में आता है लगभग। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ते हैं तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप 95% से प्लस ही लाएंगे, 95 से कम नहीं आएंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को लेक्चर को समाप्त करना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो फ्रीली बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू एंड गुड बाय। सॉरी गाइज, कुछ पॉइंट ये मैंने लिख के रखे थे तो ये बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा ये भी कवर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कितने संज्ञक वर्ण होते हैं हमारे, ये जो संज्ञक वर्ण क्या है, ये लास्ट वाले जिनमें हलंत लगा है। ठीक है, तो कितने संज्ञक वर्ण थे, 14 संज्ञक वर्ण होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगर 14 संज्ञक वर्ण होंगे तो कितने प्रत्याहार बनेंगे, तो हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं कि 15 संज्ञक वर्ण है, जैसे कि अगर हम इसको भी कंसीडर कर लें, ये बीच वाला जो होता है इनमें, ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे 15 संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। और 15 जब संज्ञक वर्ण हो जाएंगे तो हमारे 33 यानी कि 43 प्रत्याहार बनेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखना। ठीक है, कभी आ जाए तो मतलब आप ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ लिखने को हो ही ना, इसीलिए मैंने सोचा बता दूं। और दूसरा ये भी था बताना, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है मैसूरी परंपरा, तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैसूरी परंपरा से पहले कोई परंपरा नहीं दी गई क्या, कोई पहले थ्योरी नहीं आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैसूरी परंपरा से पहले भी एक परंपरा आई थी जिसको हम बृहस्पति परंपरा कहते हैं। और इस परंपरा में क्या था, इसमें जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को ज्ञान दिया था। ठीक है, बृहस्पति जी से ज्ञान इंद्र जी के पास पहुँचा, इंद्र जी ने फिर सभी देवताओं को वो ज्ञान दिया। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई, इसका रीज़न ये था, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, नियमों का अभाव था, इसीलिए ये परंपरा नहीं चल पाई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो बृहस्पति परंपरा में अगर कुछ लिखने को आ जाए तो आप ये लिखना कि ज्ञान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को दिया, बृहस्पति जी ने इंद्र जी को ज्ञान दिया, इंद्र जी ने सभी देवताओं को दिया। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चल पाए, ज़्यादा समय तक ये थ्योरी काम नहीं करी, ये परंपरा ज़्यादा दिन तक नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि इसमें नियमों का अभाव था। बस इतना मैंने सोचा ये रह गई तो ये भी कवर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट में बताया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप जब नोट्स मेरे डाउनलोड करोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर देना अपना, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। और थोड़ा यार पहला लेक्चर था तो देख लेना। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ठीक है, थैंक यू।